Welcome to all, dear students, and hope you will be fine. आप सभी का सुनील सर के साथ स्टडी प्लेटफॉर्म पर जुड़ने का स्वागत है। चलिए, हमारा जो आज का टॉपिक है ज्योग्राफी का, उस टॉपिक का नाम है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यानी जंगल, वन। शुद्ध हिंदी में हम वन कहते हैं, इंग्लिश में फॉरेस्ट कहते हैं, सामान्य भाषा में हम इसे जंगल कह देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसका पर्यायवाची ढूंढेंगे तो कानन। याद है ना, नंदन कानन नाम का एक वन ओडिशा में है, और ऐसा ही एक कानन, ज्ञान कानन कह लीजिए, वाराणसी में जो ज्ञानवापी मस्जिद और ज्ञानवापी कुआं, ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ, इन सब को लेकर एक विवाद चल रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, कानन का अर्थ वन होता है। भारत में वनों का संदर्भ आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा हुआ है। हमारे ऋषि महात्मा मुनि जंगलों में रहते थे। आदिवासी लोग तो सदैव रहते थे और रह रहे हैं, पर हमारे महात्मा मुनि ज्ञानी लोग जंगल के करीब, प्रकृति के करीब रहते थे। वहीं पे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आश्रम, पढ़ाई लिखाई का केंद्र बना दिया, और बड़ी बड़ी किताबें अध्यात्म की, दुनिया की, समाज की लिखी। और ऐसी कुछ किताबों का नाम पड़ा आरण्यक्य। देखिए बेटा, आरण्य, रण्य मतलब शोर होता है, अ मतलब नहीं, तो अरण्य यानी अरण्य का मतलब हुआ जहाँ शोर ना हो। इसका अर्थ हुआ उपवन, जंगल, वन, फॉरेस्ट। आप भी जानते हैं हमारे और आपके जीवन में इस वन की उपयोगिता कितनी है। हम कल्पना नहीं कर सकते जीवन की बगैर नेचुरल वेजिटेशन के, प्राकृतिक वनस्पतियों के। जब हम वन कहते हैं तो एक ऐसा क्षेत्र विशेष जो इस धरती को हरा भरा करती है। वाइल्ड एनिमल्स, वन्य जीव प्राणी, चाहे वो हाथी हो, जिराफ हो, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, हिरन हो, बकरी हो, खरगोश हो, दीमक क्यों ना हो, सांप क्यों ना हो, बंदर हो, लंगूर हो, पेड़ पर रहने वाले, हवा में विचरण करने के बाद पेड़ पे आने वाले, घोंसले में रहने वाले, बिलों में रहने वाले, दलदली क्षेत्र में रेंगने वाले, चाहे वो क्रोकोडाइल हो या फिर एनाकोंडा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं देखें तो जंगल से ही उसका जुड़ाव है। जंगल ही तो है, इन सब को आश्रय देता है। और हम और आप भले आज अपने विकास के क्रम में शहर बना लिए, लेकिन आज भी हम जहाँ तक संभव होता है, जहाँ तक अर्थव्यवस्था हमारी ठीक रहती है, हम बड़े बड़े घर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके आसपास बगीचे लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। अब तो सोसाइटी बनाते हैं और सामूहिक रूप से पेड़ पौधे लगाते हैं, वन बनाते हैं, पार्क बना रहे हैं, पर अपने घर में भी गमले उमले रखते हैं। और ना कुछ तो कम से कम हम पोस्टर तो ग्रीनरी का लगा ही लेते हैं। ये बहुत मायने की बात है, उसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। इसीलिए ये जो नेचुरल वेजिटेशन है, वनस्पति है, बहुत मायने रखता है हमारे जीवन में, कल्पना ही नहीं कर सकते। आप भी जानते हैं, जहाँ जितने घने जंगल होते हैं उतनी बारिश होती है, और बारिश का मतलब जीवन है, कल्टीवेशन है, कृषि है, पीने के लिए है, जीने के लिए है। दूसरी बात, बारिश होने का मतलब क्या हुआ? जहाँ जंगल है तो वहीं बारिश क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि हम और आप 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़े हैं कि पेड़ जो है खाद पानी अपनी जड़ों के माध्यम से ज़मीन से प्राप्त करता है, और जाइलम फ्लोएम के काम भी पढ़े होंगे। जो उत्तक है
पेड़ पौधों का, उसका क्या काम है। और फिर आध्यात्मिक ज्ञान में पढ़ा होगा कि जस की तस धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे जितना पानी लेते हैं उसी क्रम में उतना छोड़ भी देते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, इवोपोरेशंस चलता रहता है उनकी पत्तियों से, कांटों से, तो बैलेंस बना रहता है, इकोलॉजिकल बैलेंस। और जब वो वाष्पीकरण हो रहा होता है पानी का गैस के रूप में, तो वो आगे बादल बनता है। और बादल यानी कि पयोधर, ठीक है, पयोधर, बादल को पयोधर भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। और उससे फिर वर्षा होती है, तो जीवन का चक्र है। अब आइए, हम और आप साइंस में भी पढ़े हैं, भूगोल में भी पढ़ते हैं कि जो वनस्पतियां हैं, जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, सामान्यतः वह CO2 लेते हैं, अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, और फिर अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में फोटोसिंथेसिस में फाइनली जो इवोपोरेट करते हैं वह ऑक्सीजन होता है। इस तरह से इसका इको बैलेंस भी बना रहता है। और ऑक्सीजन हम प्राणी, जीव जंतु लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, जबकि पेड़ पौधा CO2 लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है जनरली। अब तुलसी की बात, पीपल की बात, ये कुछ अलग, रहने दीजिए फिलहाल। अर्थात सवाल ये हुआ कि ये जो ऑक्सीजन है पेड़ पौधे छोड़ते हैं, तो ऐसी बायोलॉजिकल लेवल पर अगर हम कंपेयर करें तुलनात्मक रूप से, तो जो जीव जंतु हैं जिसके लंग्स होते हैं, फेफड़ा होता है, हम मनुष्य के फेफड़े होते हैं जिसका संबंध सांस से है, फेफड़ा भी यही तो काम करता है। जो सारे सेल्स से जो कंटेमिनेटेड ब्लड के थ्रू गैसेस आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको गिव अप करता है और ऑक्सीजनेट करता है फिर से। तो याद रखिएगा, फेफड़ा भी ऑक्सीजन ही छोड़ता है बॉडी के लिए। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारा जीवन चल रहा है बिकॉज ऑफ लंग्स, तो ऐसे ही धरती पर ये जो पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े जंगल हैं, ये धरती का फेफड़ा कहलाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ कहलाता है। तो सारे जंगल को आप लंग्स ऑफ द अर्थ कह सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि विशेषीकृत हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 7 महाद्वीप, 8वां न्यूजीलैंड का आसपास का क्षेत्र, और न्यूजीलैंड जिसे हम जीलैंडिया नाम दे रहे हैं। तो 7 महाद्वीपों में एक जो आपका है वह है दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में एक देश है ब्राज़ील, और ब्राज़ील से एक दुनिया की सबसे बड़ी, चौड़ी, सबसे ज़्यादा पानी ढोने वाली, सबसे ज़्यादा शाखाओं वाली नदी अमेज़न बहती है। और ये अमेज़न नदी जो है कि दोनों छोर पे बहुत ही घने जंगल हैं, और उस क्षेत्र विशेष को सेल्वास कहते हैं, इसलिए उस जंगल को सेल्वास फॉरेस्ट कहते हैं। यानी सेल्वास फॉरेस्ट दुनिया में सबसे घना जंगल है, वन है, फॉरेस्ट है, अर्थात ये फेफड़ा है। इसीलिए CDS हो, NDA हो, UPSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एक सामान्य क्वेश्चंस बनता है क्या कि धरती का फेफड़ा यानी लंग्स ऑफ द अर्थ किसे कहा गया है। तो याद रखिएगा, जब भी आए तो वहाँ पर ऑप्शंस ढूंढिएगा, क्या लिखा है फॉरेस्ट ऑफ सेल्वास, सेल्वास वन, तो टिक लगा दीजिए। अगर ये नहीं लिखा है तो लिखा होगा अमेज़न फॉरेस्ट, तो ठीक है। वो नहीं लिखा होगा तो लिखा होगा ब्राज़ील के जंगल, ठीक है। वो भी नहीं होगा तब चौथे ऑप्शंस पर जाइएगा, क्या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट यानी विषुवतीय वन, ठीक है। समझ में आई? तो ये अपना लॉजिक है, तो ध्यान में रखना है। अब आइए, एक शब्द मैंने कहा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का भी तो कुछ अर्थ होगा, तो उसको भी हमें देखना है। अब आइए, देखिए फॉरेस्ट,
तो फॉरेस्ट का मतलब तो हमने कह दिया वन है, जंगल है, लेकिन फॉरेस्ट का कुछ अर्थ भी होता है, ठीक है। एफ का मतलब फूड भी होता है, और ओ से ऑक्सीजन होता है, आर से ठीक है, ई से, एस से, टी से, ऐसे ही हर चीज से होता है। एनर्जी होता है, सॉइल होता है, टिम्बर होता है, ठीक है, और आर से होता है रेन, ई से एनर्जी, एस से सॉइल, और टी से बेटा टिम्बर। ये है, देखिए ये फॉरेस्ट का फुल फॉर्म है, ठीक है, ये फॉरेस्ट का फुल फॉर्म है, ये ध्यान में रखना है। तो फूड, ऑक्सीजन, रेन, एनर्जी, सॉइल, टिम्बर, फॉरेस्ट, ये अर्थ है। सही बात है। देखिए हमें ही नहीं, जीव जंतुओं से लेके पेड़ पौधे जो भी हैं उनको खुद भी, और वैसे देखें तो जीव जंतुओं को, मनुष्यों का, सारे जो जीव जंतु इस धरती पे हैं सबको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फूड प्राप्त होता है इन्हीं जंगलों से। कितने ऐसे वन उत्पाद हैं, वनोत्पाद कह लीजिए, जो हम काउंट कर सकते हैं। ऑक्सीजन अभी बताया, लंग्स ऑफ द अर्थ। रेन, जहाँ जंगल होते हैं वहाँ बारिश ज़्यादा होती है और जल ही जीवन है। एनर्जी, अब आप बताइए कि इसी फॉरेस्ट को हम एनर्जी के रूप में कैसे देखें, तो हम तो इसे जलावन के रूप में, फ्यूल के रूप में भी तो इस्तेमाल करते हैं। फिर आप देखिए सॉइल, जहाँ जंगल होते हैं वहाँ की मिट्टी बड़ा उर्वर होती है, वनस्पतियों के बिना मिट्टी की उर्वरता की कल्पना की नहीं जा सकती। और टिम्बर, टिम्बर यानी लकड़ियाँ फर्नीचर के लिए या फिर अन्य काम के लिए, तो इस तरह से इसका नाम रखा गया फॉरेस्ट। तो जो ऐसा स्थान विशेष, क्षेत्र विशेष, ऐसी जलवायु प्रदेश जहाँ पर ये सब चीज़ें हो, दैट्स कॉल्ड फॉरेस्ट, दैट्स कॉल्ड द नेचुरल वेजिटेशन। तो फॉरेस्ट के बारे में तो आप इतना जान गए। अब आगे की कड़ी में आते हैं, ठीक है, उस पे बात करते हैं। तो चलिए, फॉरेस्ट क्लियर। अब फॉरेस्ट का शब्द तो क्लियर हो गया, लेकिन अब होता है एक सिंप्लीफाइड क्वेश्चन में वन भी कहते हैं हम इसे, जंगल भी कहते हैं, अरण्य भी कहते हैं, कानन भी कहा जाता है बेटा। कानन मतलब भी जंगल होता है, और भी बहुत सारे हैं। प्राकृतिक वनस्पति भी कह सकते हैं आप। प्राकृतिक वनस्पति कहिए, नेचुरल वेजिटेशन कहिए, ये सब इसका अर्थ निकल के आ गया। अब इस फॉरेस्ट के संदर्भ में सवाल देखिए। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक वैज्ञानिक तौर पर, साइंटिफिक अप्रोच में पृथ्वी पर जीवन बना रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना रहे, यानी विकास की धारणीयता बनी रहे, उसके लिए कहा गया है कि न्यूनतम 33% भूभाग पर वन का होना ज़रूरी है। 1/3 फॉरेस्ट एरिया मस्ट बी ओके ऑन द अर्थ। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात ये भी कहा गया है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, दोज आर माउंटेनरीज एरिया, in that region 2/3 of the land must be covered with forest। यानी पहाड़ी क्षेत्रों के कुल भूभाग का 2/3 क्षेत्र जंगल से आच्छादित होना चाहिए, यानी 66% तो होना ही चाहिए। मतलब ये हुआ 66%। अब ये भी कहा गया जो मैदानी क्षेत्र है, यानी जो प्लेन एरिया है, वहाँ क्या रेशियो होना चाहिए,
तो उसके लिए कहा गया है 1/3 ऑफ टोटल प्लेन एरियाज मस्ट बी कवर विद फॉरेस्ट, यानी 33%। और इन दोनों को छोड़ दे ओवरऑल तो कम से कम 33% जंगल होने चाहिए, ये मतलब है। और जंगल से तात्पर्य है उसकी सघनता को ध्यान में रखते हुए कि 40% एरिया जो है या 40% उसकी सघनता हो, डेंसिटी हो, ये भी मायने रखता है। चलिए अब जो मैं बात करने जा रहा हूं उसको भी गौर से सुनिए। पूरे विश्व के संदर्भ में देखें तो एक सवाल आता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वन एरिया वाइज कहां है। तो रिमेंबर, दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट रसिया में है, रूस में है। आखिर कितना है? तो पूरे विश्व के जंगल के कुल प्रतिशत का 10% रूस में वन विद्यमान है, आच्छादित है। ये एक हॉट क्वेश्चन है। मैं कहीं बाहर नहीं, आपके एनसीईआरटी का ही डाटा दे रहा हूं, लेकिन मैं लेटेस्ट डाटा दे रहा हूं। दूसरी बात, फिर आपसे पूछता है कि दुनिया में सबसे सघन वन कहां है, ठीक है ना, यानी मोस्ट डेंस फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इन विच कंट्री। तो सघनता के ख्याल से बोलेंगे तो दुनिया में सबसे सघन वन अमेज़न फॉरेस्ट है, यानी सेल्वास फॉरेस्ट है, यानी ब्राज़ील के जंगल है, ये मतलब। और अगर थोड़ा ब्रॉडली ले लें तो हम कहेंगे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जिसको हम हैवी रेन फॉरेस्ट कहते हैं, भारी वर्षा वन, विषुवतीय वन, ठीक है ना, ये कहते हैं। तो ये इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर के 5 डिग्री साउथ के जो हमारे जोन है, वह जहाँ भी ज़मीन है वहाँ काफ़ी घने जंगल पाए जाते हैं। रीज़न, प्रत्येक दिवस वर्षा होती है, प्रत्येक दिवस कन्वेंशनल रेन होता है। तो ये भी आप समझ गए कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, रूस। पूरी दुनिया का कितना प्रतिशत, 10%। सबसे सघन वन कहाँ पाया जाता है, ब्राज़ील, अमेज़न फॉरेस्ट यानी सेल्वास, और उसी को लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। अब बात है कि पूरे विश्व में भारत के संदर्भ में अब आए तो भारत में जंगल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो बोलेंगे मध्य प्रदेश। इन इंडिया द मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कवर्ड इन विच स्टेट, दैट इज कॉल्ड द मध्य प्रदेश। सवाल बदलेगा, मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, अगर उसके 30% पे भी जंगल है तो एक बड़ा एरिया कवर हो जाता है। तो याद रखिएगा, टोटल एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं भारत में। लेकिन सवाल जब बदल के यूं पूछे कि किस राज्य में उसके कुल भूमि के प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित हैं, यानी द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट इन विच स्टेट, then your answer will be changed. Then you have to go with Mizoram as a state. मिजोरम में 92% एरिया वनों से आच्छादित है, कवर है। जब यूनियन टेरिटरी की बात आए तो हम बोलेंगे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, अंडमान और निकोबार, ठीक है ना, जो द्वीप समूह है वहाँ है, वहाँ भी कितना है, 93%। लेकिन मैंने क्या कहा, वह तो एक यूटी है, स्टेट के हिसाब से फर्स्ट पे आ जाएगा प्रतिशत में मिजोरम, और यूटी के हिसाब से आ जाएगा अंडमान निकोबार। लेकिन ओवरऑल पूछे और उसमें अगर अंडमान और मिजोरम दोनों हो तो अंडमान पे टिक लगा दीजिएगा, स्टेट के लिए पूछे तो याद रखिएगा मिजोरम पे टिक लगा दीजिएगा। अब सवाल, भारत में वह राज्य कौन सा है जहां सबसे कम वन है? तो बेटा आप और हम तो सब जानते हैं, हरियाणा में सबसे कम प्रतिशत के अनुमान में देखें तो वन है। सबसे कम का क्या मतलब, 2011 के अगर आंकड़े को देखें तो वहाँ फॉरेस्ट एरिया जो है 8.5% था, लेकिन पिछले इन 10 वर्षों में फॉरेस्ट कवरिंग एरिया वहाँ बढ़ी और ये लगभग 12% के करीब पहुँच गया है। फिर भी पूरे राज्यों में, यूनियन टेरिटरी में
देखें तो सबसे कम हरियाणा में फॉरेस्ट है। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अगली कड़ी में आए, चूंकि दिल्ली न्यू दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली एनसीटी दिल्ली जो है वह एक यूनियन टेरिटरी है। तो कुल मिला के जब दिल्ली बोल दे, नई दिल्ली बोल दे या बोल दे एनसीटी दिल्ली, तो यहाँ पर जंगलों का प्रतिशत कुल भूमि का कितना है? तो याद रखिएगा, दिल्ली है ही लगभग 1650 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है और इसके लगभग 23.5% भूभाग पर वन है। 23.5% ऑफ द एरिया ऑफ एनसीटी दिल्ली कवर विद फॉरेस्ट। ठीक है। अब एक सवाल का तरीका ये होता है कि जो फॉरेस्ट है उसके संदर्भ में ये पूछेगा कि डिवीजन ऑफ फॉरेस्ट, टाइप ऑफ वेजिटेशन, ये सब आएगा। तो इस संदर्भ में हम देखें तो ये आगे कड़ी में होगी जो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, लेकिन आज थोड़ी सी जानकारी और हमें चाहिए। वो क्या? तो फॉरेस्ट का जो संदर्भ है उसमें सवाल ये कि जलवायु के साथ आज की तारीख में जैसे जैसे मनुष्य के या हम लोग अपना पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ाते चले गए, हमारी ज़रूरतें बढ़ती चली गईं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम इस नेचुरल वेजिटेशन पे डिपेंडेंट रहे और हम जंगल को समझ नहीं पाए और अपनी मनमर्जी और अपनी सुविधा अनुसार शहर बसाते चले गए, लंबी चौड़ी सड़कें बनाते चले गए, जगह जगह सबवे या फिर फ्लाईओवर बनाए, रेल की पटरियां गुजारा, जीवन सुविधाजनक लगने लगा, लेकिन बहुत सारी असुविधाएं भी आ गईं जो सामूहिक है और सब झेल रहे हैं। हमने डैम बनाए और इस तरीके से हमने जंगल भी बहुत काटे, अति उपयोग किया, सच पूछिए तो हम कहेंगे एक्सप्लॉयटेशन किया, जिसका नतीजा है आज बहुत सारी असुविधाएं, पर्यावरण असंतुलन। और यही रफ्तार आज भी कायम रहे तो जंगलों का विनाश अगले 100 साल तो छोड़िए 50 वर्ष में हो जाएगा और मनुष्य के रहने लायक पृथ्वी नहीं रहेगी। लेकिन आज एक एग्जाम्पल से समझें, अमेरिका में एक न्यूज़पेपर है न्यूयॉर्क टाइम्स, ऐसी एक पेपर है वॉशिंगटन पोस्ट। न्यूयॉर्क टाइम्स जो अखबार है, संडे को जो वो अखबार देती है या कोई भी एक दिन का ले लें तो उसके लिए 10,000 पेड़ काटे जाते हैं, ऐसे समझिए एक दिन के लिए। उसकी लुगदी से, पल्प से न्यूज़पेपर के पेपर बनते हैं। धन्य है ये ऑनलाइन का जो आजकल डिजिटल हो गया और मैं भी आपको डिजिटली पढ़ाना शुरू किया हूं। दूसरी बात ये कि कुल मिलाकर के अगर हम बात के प्रसंग को देखें तो बात ये भी बनती है कि जंगल का विनाश बहुत ही तीव्र गति से औद्योगिकरण के बाद होना शुरू हो गया या औद्योगिकरण के साथ हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो 1760 से प्रारंभ माना जाता है इंग्लैंड से, और यही गति बनी रही तो हमारी दुर्गति हो जाएगी, यह हम आप सब समझ रहे हैं। दिल्ली मेट्रो जो है उसने बड़ा अच्छा सिस्टम किया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी था और सोच भी बनी कि जितने पेड़ काटे जाएंगे उसका 2 गुना पेड़ लगाया जाएगा, 3 गुना पेड़ लगाया जाएगा। क्योंकि एक पेड़ हम काटते हैं जो 40, 50, 60, 70 या 100 साल पुराना होता है और उसका जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से मूल्य होता है ऑक्सीजन जनरेट करने का, टिम्बर का, अगर उसको देखें तो उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा छोटे पेड़ लगाने से। तो 10 साल, 8 साल, 12 साल वाले पेड़ को तुरंत लगाया जाए और एक की जगह 3 पेड़, 2 पेड़ लगाए जाए। इसी ख्याल से अब मेट्रो अपना विस्तार भी पा रही है और विकास के साथ साथ विनाश ना हो उसके लिए पेड़ पौधे भी लगा रही है। हमारे पर्यावरण के सचेतक बहुत लोग हैं।
उत्तराखंड में तो चमोली के साथ, चमोली डिस्ट्रिक्ट है, ऐसी व्यवस्था है कि जब नव बहुएं आती हैं घर, तो सबसे पहले वो एक पेड़ लगाएंगी और उसका देखभाल की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। राजस्थान में एक गांव है जहां बेटी पैदा होने पर सभी गांव के लोग मिलकर के पेड़ लगाते हैं। हमारे अफ्रीका के इथियोपिया में और किसी और देश में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो उस परती परात में, निर्जन स्थान में, कभी जंगल थे, समय के साथ उजड़ गए, कट गए, जीवन जीने लायक नहीं रहा, वो हमारे ऐसे आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो पिछले 60 वर्षों के परिश्रम से जंगल लगाते चले गए। लोग हंसते थे उन पर, दूर दराज से पानी ला करके सींचते थे, और ये हालात हो गए 20 साल पहले कि उनके जंगल तैयार हो चुके हैं, बस्तियां बस चुकी है, और कुछ चिड़ियाँ, छोटे मोटे जानवर भी आ चुके हैं, रहते हैं, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी होती है, बारिश भी होने लगी है। ये है जीवन। हमारे राजस्थान में ही एक ऐसे हैं व्यक्ति विशेष जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, जिन्होंने अपने गांव में अपनी 20 एकड़ या 40 एकड़ ज़मीन पर जंगल लगा दिए। हमारी केरल की एक विडो महिला हैं, वो चाय बागान चलाते थे, उनके पति का स्वर्गवास हो गया, किसी वजह से पुत्र भी नहीं रहे। उन्होंने अपने 20 एकड़ ज़मीन को जंगल में तब्दील कर दी। ऐसी महिलाएं, ऐसे पुरुष को हमारा नमन है, और ये एक सीरियस मामला है पर्यावरण का, इसलिए आप देखते हैं कि इस तरह से लोग आगे आ रहे हैं। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, नो डाउट, इस संदर्भ में, लेकिन आज संभव नहीं है। कल की क्लास में हम आपको फॉरेस्ट के डिवीज़न की बात करेंगे, टाइप की बात करेंगे, और हम इसे वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया के लेवल पे बात करेंगे कि टाइप ऑफ फॉरेस्ट क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, थॉर्नी फॉरेस्ट क्या है, टैगा फॉरेस्ट क्या है, कॉर्नीफेरस फॉरेस्ट क्या होता है, फिर रेन फॉरेस्ट है, हैवी रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, all these we have to be talked about in the world and India level पे. In that respect, I would like to be say today's class going to be, and thank you very much everyone.